नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सभी लोगों का फेवरेट भी होता है, लेकिन जब बात आती है कि एक स्तरीय एग्जाम निकालने की, स्टैंडर्ड एग्जाम निकालने की, स्टैंडर्ड पेपर को क्लियर करने की, तो इसके लिए एक रेफरेंस बुक की आवश्यकता पड़ती है, एक स्टैंडर्ड बुक की आवश्यकता पड़ती है। और एक वैसी ही बुक दोस्तों हमारे सामने है, वो है कोई और नहीं, आप सभी लोगों की अपनी बुक एम लक्ष्मीकांत, भारतीय राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और ये सिविल सेवा और राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों अब तक की जो लिखी गई है। ठीक है, बहुत सी किताबें इसके अतिरिक्त भी थी, डीडी बसु भी थी, सुभाष कश्यप भी थी, लेकिन इस बुक की सफलता ने इसे बहुत सारे लॉ यूनिवर्सिटीज में या स्टेट यूनिवर्सिटीज में रेफरेंस बुक के रूप में अपने आप को स्थापित कराया है। और इसकी सरल भाषा शैली इतनी रोचक है कि आपको पढ़ेंगे जब ये पुस्तक तो लगेगा ही नहीं कि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप कोई एक नॉवेल पढ़ रहे हैं। इतनी इंटरेस्टिंग भी ये बुक है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए मैं आज एम लक्ष्मीकांत को आप लोग 7 दिन में, 7 से 8 दिन में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग देखिए, यहां पर लिखा है हाउ टू रीड। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है हाउ टू रीड एम लक्ष्मीकांत। यहां पर भारत की राज्य व्यवस्था कैसे पढ़ें, ओनली वन सोर्स, कोई और सोर्स नहीं आपको फॉलो करना है, एम लक्ष्मीकांत ही फॉलो करना है। कितने दिनों में आप कर सकते हैं, तो 7 दिनों में आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 7 दिनों में एम लक्ष्मीकांत कैसे कंप्लीट की जा सकती है? आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा ना कि 7 दिनों में लक्ष्मीकांत कैसे कंप्लीट की जा सकती है, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, परेशान नहीं होना है। और पॉलिटी की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, जो यूपीपीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, यूपीएससी के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, या जो बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, या अन्य सभी वैकेंसीज के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आप सभी दोस्तों के लिए है, एम लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं भी देख लेता हूं कितने बच्चे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, और उसके बाद हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आपका एम लक्ष्मीकांत। आपको 7 दिनों में कैसे समाप्त करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना उससे पहले ये है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जुलाई में होना प्रस्तावित है, और मुख्य परीक्षा दोस्तों ये मान के चलिए 3 से 4 महीने के गैप पर होगी, तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है, आयोग द्वारा कैलेंडर में स्पष्ट किया जाएगा। उसकी संपूर्ण तैयारी के लिए दोस्तों अभी ये समय है कि हम मेंस कम प्री को तैयार करें। तो उसकी संपूर्ण तैयारी के लिए, प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए दोस्तों, आपके लिए प्री और मेंस का विजेता बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस 2024, जो लोग 2024 में ही क्लियर करना चाहते हैं यूपीपीसीएस, उनके लिए ये टारगेट बैच है, सिलेक्शन वाली बैच है दोस्तों। याद रखिएगा, हम आपको तैयार करेंगे जो नवीनतम पैटर्न है प्री और मेंस का, उसके हिसाब से। और जो टॉपिक्स हमारे कॉमन है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्री और मेंस से पहले कंप्लीट कर लेंगे, प्रीलिम्स से पहले जो कॉमन टॉपिक्स हैं। और जो रेसिडुअल टॉपिक्स हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के बाद कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी रणनीति है दोस्तों, इस बैच में हम लोग कर रहे हैं। और 11 मार्च से दोस्तों ये बैच आपकी चल रही है। आप सभी लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग डाउनलोड करके इस बैच को देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो छात्र ऐसे हैं जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों री एग्जाम होना है, और इसकी डेट अभी तक आयोग ने डिक्लेयर नहीं की है, मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट या सितंबर में हो सकता है एग्जाम। और उसके लिए भी दोस्तों विजय बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है 8 मार्च से, जिसमें हम लोग जीएस मेंस और प्री दोनों के लिए, सामान्य हिंदी मेंस और प्री दोनों के लिए, और निबंध मेंस के लिए पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और यहां पर हम लोग एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए तब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर कि हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत इन 7 डेज दोस्तों। अब देखिए यहां पर दोस्तों एम लक्ष्मीकांत
7 डेज या 7 दिन में आपको समाप्त करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, एक ही प्रिंसिपल है आपका, एक ही प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा कि पूरी 70 चैप्टर आपके नहीं पढ़ने, आपको पूरे 70 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। मैं किताब भी आपको दिखा देता हूं, आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये किताब आपके सामने है, ये पुस्तक आपके सामने है दोस्तों, इतनी मोटी पुस्तक है आप देख सकते हैं, और इतनी मोटी पुस्तक आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों। ये टोटल आपके जो चैप्टर्स है इसमें 70 के आसपास चैप्टर्स दिए हैं, लेकिन 70 के आसपास चैप्टर्स आपको पढ़ने ही नहीं है, इसलिए इतनी मोटी बुक को देखकर घबराइएगा नहीं। पहली चीज, इसमें से सारे के सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, वही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उसको पढ़ना कैसे मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। तो ये किताब मैंने आपको बताई दोस्तों, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी जो है उसका वेटेज कितना है। तो उसका वेटेज दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स के स्तर पे अगर देखिए, प्रीलिम्स के स्तर पे देखिए, पीसीएस और आरओ में या अन्य परीक्षाओं में, तो आपका लगभग 24 प्रश्न आपका 2023 में आया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में और 2023 के पेपर में। और मेंस के स्तर पे आपका जीएस पेपर 2 है, लगभग जो है दोस्तों आपका इस किताब से 60% कवर हो जाता है, 60% कवर हो जाता है। तो ये वाकई में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन किताब है, और केवल एक किताब में आपका इतना सिलेबस मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो चलिए कैसे पढ़ा जाए, क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से पढ़िए, चाहे किसी भी बुक से पढ़िए, आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं दोस्तों, जिन चैप्टर्स को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, यहाँ पर कौन सा चैप्टर। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है दोस्तों संविधान का निर्माण। सबसे पहले आपको पढ़ना है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे पहला चैप्टर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। उसके बाद उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान बनाने वाली समितियां कौन कौन सी थी, ठीक है। तो प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ाई कर लीजिए। और मुख्य समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है, जिन्हें संविधान का मुख्य निर्माता या शिल्पी भी कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और उसमें जो अन्य सदस्य थे उनके नाम क्या थे, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपसे ये चैप्टर बन जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों कॉपी पेन लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, नोट करते जाएंगे तो काम आपका बन जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों संविधान का निर्माण है। इसके बाद आपका संवैधानिक विकास, इसके बाद आपका दोस्तों संवैधानिक विकास है, ठीक है। संवैधानिक विकास मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास मतलब जो हमारा संविधान बना है, वो संविधान हमारा जो बना है, बेसिकली सबसे पहला अधिनियम जो भारत में लागू हुआ वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया हुआ था। कौन सा अधिनियम था, आप सबको पता है दोस्तों। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उसके बाद दोस्तों कंपनी का शासन के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम आए, और क्राउन के रूल के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम आए। उनकी स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, इस एक चैप्टर में जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद तीसरा चीज जो है आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूचियां, संविधान के प्रमुख भाग व अनुसूचियां, ठीक है। तो कितने भाग है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो आप सबको पता है दोस्तों, संविधान के भाग, अनुसूचियां कितनी हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों 8 थी, अभी कितनी है, 12। क्लियर है, सभी लोग को पता है। स्टार्टिंग में भाग कितने थे, 22 थे, अभी कितने हैं, 25 थे, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग में क्या है, कौन सी अनुसूची में क्या है, क्योंकि ये बार बार मैच कराने वाले प्रश्नों में आता है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा अलग से कोई दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद के लिए आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। हर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आखिरी में एक अनुच्छेद की लिस्ट होगी, उसी लिस्ट को आपको क्या करना है, उसी लिस्ट को आपको देखना है, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उसी को आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, वो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है आपका है संघ व राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसमें हम लोग बात करते हैं भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में शक्तियों का विभाजन है, आपातकालीन परिस्थितियों में ये एकात्मक ढांचे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए भारत को हम क्या कहते हैं, अर्धसंघात्मक कहते हैं। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ का हिस्सा बनाना है तो हम बना सकते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंदर कोई परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 4 ये कहता है कि ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कोई भी परिवर्तन जो हम करेंगे वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी लोगों के लिए। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, यहां पर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र को और अपने संघ को परिभाषित कर दिया, अनुच्छेद 1 से 4। इसके बाद दोस्तों आपका आता है, जब आपने संघ को परिभाषित कर दिया, संघ को डिफाइन कर लिया, फिर आप देखते हैं अब लोग जो आपके हैं उनको आप नागरिकता देते हैं दोस्तों। और किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो होता है वो आपका जो उनके नागरिकों को दिया जाता है वो होता है नागरिकता का अधिकार, ना कि मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, जब तक आप नागरिक ही नहीं होंगे तब तक आप सभी मूल अधिकारों का फायदा नहीं ले सकते या उनको प्राप्त कर नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सभी लोगों से बोल रहा हूँ। क्लियर, सभी दोस्तों से बोल रहा हूं। इनका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में हुआ। ठीक, फिर आपका दोस्तों मूल अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और मूल अधिकार मूल इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर, अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है, और अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, हम अनुच्छेद 32 की शक्ति का उपयोग करके कोर्ट जा सकते हैं और उनसे क्या कर सकते हैं, अधिकारों को पुनरीक्षित करा सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51। अब ये भी अधिकारी हैं दोस्तों, ये भी आपके क्या है, ये भी अधिकारी हैं, बस ये बात ध्यान रखिएगा, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। और मौलिक अधिकार इन्फोर्सेबल है, मतलब इनको हम फोर्सफुली लागू नहीं कर सकते, इनके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर अधिकार है तो कर्तव्य भी आवश्यकता है, अधिकार है दोस्तों तो कर्तव्यों की भी आवश्यकता है। याद रखिएगा, अधिकार बिना कर्तव्य, अधिकार बिना कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, अधिकार बिना कर्तव्य जो है वो एक आपकी ऐसी व्यवस्था को स्थापित करता है जिसमें क्या हो, जिसमें आपके संपन्न लोगों का, शक्तिशाली लोगों का प्रभुत्व होता है। ठीक है, लेकिन कर्तव्य बिना अधिकार क्या होते हैं, एक उन्मुक्त समाज की स्थापना को प्रेरित करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो ये आपका हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके अलावा आपको क्या देखना है, इसके अलावा आपको देख लेना है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, इनका उल्लेख दोस्तों 352 से 360। अब इनको हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, क्यों, क्योंकि स्टडी इसलिए करना जरूरी है कि सामान्य परिस्थिति चल रही तब तो कोई दिक्कत नहीं, संघ सूची पर संसद कानून बना रही है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल, लेकिन अगर आपातकाल लागू हुआ, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल है या प्रेसिडेंट रूल, तब क्या होगा, तब यह ढांचा एकात्मक हो जाता है। इसका मतलब जो राज्य की शक्तियां हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं। ठीक, इसीलिए इमरजेंसी प्रावधान को पढ़ना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हो रही बात। 7, 8, 9 और 10। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है 10 हो गया, फिर आपका आता है दोस्तों 11वां। 11वें में आप देखते हैं दोस्तों संविधान संशोधन,
इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। अब 368 में इसका उल्लेख है। अब अनुच्छेद 368 में उल्लेख क्यों है? इसलिए उल्लेख है, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि संविधान हमारा बना कब? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और कुछ प्रावधान लागू भी हो गए। लेकिन अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। क्या सारे प्रावधान अभी के लिए 2024 के लिए रिलेवेंट होंगे क्या उसमें संशोधन की गुंजाइश होगी? तो आप कहेंगे हाँ, गुंजाइश होगी, क्योंकि बदलते परिदृश्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। क्लियर? ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद को शक्ति दी गई कि संशोधन कर सकती है। और आप लोगों ने सुना होगा अभी हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, पारित हुआ था 2019 में, जिसे लागू किया गया, जिसकी अधिसूचना जारी की सरकार ने। ठीक है, और वो पूरे देश में लागू हो गया। क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उसमें विशेष रूप से याद रखिएगा, विशेष रूप से आपके सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, इनकी रिपोर्ट्स जो है, या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इनकी रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको पढ़ना है दोस्तों। अब राष्ट्रपति दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? राष्ट्रपति इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्यों? क्योंकि भारत का सर्वोच्च पद भी राष्ट्रपति है, भारत की सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है दोस्तों, और संसद का अभिन्न हिस्सा भी राष्ट्रपति है। देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अगर सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है तो उसको भी क्षमा करने का अधिकार है। ठीक है, उसके पास क्षमादान की शक्ति भी है। उस बिना उसके हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक जो है वो कानून नहीं बनता, वीटो पावर। और इतनी ही शक्तियां दोस्तों राष्ट्रपति के पास हैं कि उससे बड़ा पद कोई भारत में नहीं है संविधान के द्वारा। क्लियर? याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक। इसके बाद दोस्तों आपके लिए पढ़ेंगे कैसे? आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। और यहां पर क्या करेंगे? यहां पर आप राज्यपाल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जो केंद्र के स्तर पे प्रमुख राष्ट्रपति है, और वैसे ही प्रमुख दोस्तों राज्य के स्तर पे कौन है? राज्यपाल। ठीक, और बीच में दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति आता है। ठीक है, तो तीनों को कंपैरेटिव स्टडी करिएगा, 1 बाय 1 पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि सिमिलर प्रावधान जो है आपके राष्ट्रपति के, सिमिलर राज्यपाल के, आपको रिवीजन भी होता रहेगा और आपका याद भी होता रहेगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों सिमिलरली क्या करिए? सिमिलरली दोस्तों आपको क्या करना है? प्रधानमंत्री, ठीक है, कैबिनेट या केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और राज्य के स्तर पे चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो जो केंद्र के स्तर पे प्रधानमंत्री का कार्य है, वही राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री का कार्य है। केंद्र के स्तर पे भी कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, राज्य के स्तर पे भी स्टेट कैबिनेट। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या है? आप देखेंगे संसद है, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं, और राज्य के स्तर पे क्या है दोस्तों? राज्य के स्तर पर राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, केंद्र के स्तर पे लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन है। ठीक है, और राज्य के स्तर पे राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। समझ में आ रही बात? सबको स्पष्ट हो रहा है ना? क्लियर? ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आता है? नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, और फिर आपका आता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, मतलब उच्चतम न्यायालय, फिर आपका उच्च न्यायालय, और फिर आपका अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों आपका आता है, जो आप सभी दोस्तों को क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, ये सब्जेक्ट भी और ये पुस्तक भी। ये सेम प्रावधान दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट के वैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको हाई कोर्ट में मिलेंगे, संसद के स्तर पे वैसे ही सेम प्रावधान आपको राज्य विधानमंडल में मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों आप आ जाते हैं यहां पर सेम आपका क्या है दोस्तों? पंचायत, ठीक है, और नगर पालिका, स्थानीय स्वशासन की संस्था है दोस्तों, पंचायत और नगर पालिका। ये भी जरूर पढ़िएगा दोस्तों, इससे बहुत प्रश्न आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। क्लियर? इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है?
इसके बाद आपको संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। अब संवैधानिक संस्थाएं वह ठीक है, देखिए कौन कौन सी, यूपीएससी हो गई, संघ लोक सेवा आयोग, उसी तरह राज्य के स्तर पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, ये आपका हो गया। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद सेकंड क्या है दोस्तों, सिमिलरली आपका यहां पर आपने देखा, यहां पर दोस्तों आपको देखिए, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पहले देख लेते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपका दोस्तों क्या है, इलेक्शन कमीशन या ईसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग भी कहते हैं, और लोकसभा चुनाव की डेट्स भी डिक्लेयर हैं, आपने देखा होगा न्यूज में, ठीक। ये क्या करता है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव को पूरा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इसी की है। क्लियर। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद दोस्तों फाइनेंस कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, ठीक है। ये चीजें आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, ये तीन भी आप लोग देखेंगे क्योंकि इससे भी लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद गैर संवैधानिक की बात करें तो गैर संवैधानिक में सबसे पहले आपके सामने एक नाम सबसे बड़ा है, नीति आयोग, जो क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है जिसका गठन कैबिनेट के प्रस्ताव से हुआ, और जो संवैधानिक संस्था है उनका सीधे संविधान में आपको उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक। जो गैर संवैधानिक हैं उनका संविधान में उल्लेख नहीं है, उनका गठन या तो संसद के अधिनियम के द्वारा या कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा होता है। क्लियर। चलिए नीति आयोग हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका एनडीसी हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद आपका हो गया सीबीआई, इसके बाद आपका हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। इसके बाद आपका सीआईसी हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। ये सब दोस्तों आपके क्या है, आपके दोस्तों यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त, ये सब आपकी क्या है, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो लगातार आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक। तो चलिए अब काउंट करते हैं क्या कितने प्रश्न हैं दोस्तों। अब हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान का निर्माण 1 2 3 4 जोड़ते जाइएगा, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, 14 15 16 17 18 19 20, इसके बाद दोस्तों 21 22 और यहाँ पर 23 24 25 चैप्टर भी अगर आप मान लीजिए दोस्तों, 25 चैप्टर भी अगर आप मान लीजिए तो 25 से 26 चैप्टर है ज्यादा मैक्सिमम दोस्तों। अगर आप इनको इंडिविजुअल चैप्टर भी काउंट करते हैं दोस्तों तो आपका ये मान लीजिए 30 से 32 चैप्टर, इससे ज्यादा है ही नहीं दोस्तों। इतना अगर ईमानदारी से किसी स्टूडेंट ने कर लिया तो निश्चित रूप से दोस्तों याद रखिएगा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा दोस्तों। और जैसा अब नवीनतम पेपर का पैटर्न है, प्री और मेंस दोनों के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये फॉलो करना है। प्री के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए या उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, जो भी राज्य के पीसीएस है, इसके बाद दोस्तों आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है उसके लिए या बीईओ की परीक्षा के लिए, इन सब के लिए दोस्तों ये बुक आपकी बेस्ट है, आप लोग के लिए रिकमेंडेड है, आप लोग पढ़िए। और आप ये प्रीलिम्स के लिए तो काम आपकी करेगी ही, और साथ ही यूपी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आपके जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी का पोर्शन है वो आपका दोस्तों ये 60% आपकी कवर करती है, 60% कवर करती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो मैंने लक्ष्मीकांत के केवल सिलेक्टेड चैप्टर्स दोस्तों आपको बताए, जो आप लोग इतना कर लेंगे
तो आप प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से तैयार हो जाएंगे। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और एकदम डिटेल में जाके पढ़िए, एक बार पढ़िए, एक बार रिवीजन कर लीजिए और निश्चित रूप से आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जो थी वो ये कि अगर आप सभी लोग प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो विजेता बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। 11 मार्च से प्री और मेंस की तैयारी दोनों हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। और आप लोग जुड़िए और अपनी मेंस की तैयारी को 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए एक अच्छे स्तर पे पहुंचाइए। और मेंस की तैयारी जब आप अच्छे स्तर पे पहुंचा लेते हैं तो प्रीलिम्स आपका अपने आप होता है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।